तो पुष्प जब कली की अवस्था में होता है तो ये उसकी रक्षा करता है। ये परागणकारियों को आकर्षित करने का कार्य करता है। जहां पर ये पराग कोष और तंतु आपस में मिलते हैं उसे संयोजी या योजी कहा जाता है। बाह्य त्वचा सबसे बाहर की परत, उसके नीचे अंतःस्थिशियम, फिर क्या है मध्य परत। मध्य परत कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। तो ये जो है ये पोषण देने का कार्य करेगा टेपिटम, और ये बहुकेंद्र की होता है। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों इस माइंड मैप में आज हम लोग कवर करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, या आप कह सकते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नीट में अगर आप देखें तो 3 से 4 सवाल का हिसाब किताब है इस चैप्टर का। 2, 3, 4 इस तरीके से वो प्रश्न जो है पूछ लेते हैं। ठीक है जी। ये चैप्टर जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है भाई, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब अगर आप पुष्पी पादपों की बात कर रहे हैं तो फिर आपको पुष्प की बात करनी पड़ेगी कि पुष्प क्या होता है मेरे भाई। तो पुष्प जो होता है एक मॉडिफाइड सूट होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है। रूपांतरित प्ररोह जिसमें कुल 4 भाग होते हैं, पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। जो आवश्यक अंग हैं वो पुमंग और जायांग होते हैं, जो सहायक अंग हैं वो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। आवश्यक अंग यानी ये जरूरी ही होंगे, और सहायक अंग का मतलब ये है कि इनकी नितांत आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये उपस्थित है तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हो जाएगा। पुष्प जो है वो रूपांतरित प्ररोह होता है। आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, एक सूट है जिसमें ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। तो एक इकाई यहां से निकल रही, दूसरी यहां से, तीसरी यहां से, चौथी यहां से। तो अब अगर आप इसको संघनित करके देखो, अब आप इसे कंडेंस करके देखो तो आपको कुछ इस तरीके से ये फ्लावर दिखाई देगा। आपको बेटा कुछ इस तरीके से ये फ्लावर दिखाई देगा। फ्लावर का जो डंठल है, डंठल, फ्लावर के डंठल को पुष्पवृंत या पेडिसिल कहा जाता है। एक अकेला फ्लावर है, एक अकेला फ्लावर, एक अकेला पुष्प है, तो उसका जो डंठल है, उसका जो स्टाक है, उसे पुष्पवृंत या पेडिकल कहा जाएगा। और अगर पेडिसिल, पेडिसिल कह देंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा पुष्पक्रम है, इनफ्लोरेसेंस है, तो इनफ्लोरेसेंस का जो स्टाक होता है, इनफ्लोरेसेंस का जो डंठल होता है, उसे हम पुष्पक्रम वृंत या पिडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम वृंत या फिर पिडंकल कहते हैं। पेडिसल में आप देखेंगे कुछ पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं। पेडिकल में क्या होता है बेटा, इस पेडिसिल में कुछ पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें ब्रैक्ट या सहपत्र कहते हैं। अगर किसी पुष्प में ब्रैक्ट उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को सहपत्री पुष्प कहा जाएगा। और अगर सहपत्र अनुपस्थित है तो सहपत्र विहीन पुष्प या असहपत्री पुष्प भी कह सकते हैं। जिस पर ये पुष्पांग उपस्थित होते हैं इसे पुष्पासन कहा जाता है। ये जो आपको थोड़ा सा फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, हम इसे पुष्पासन कहते हैं या थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। इसमें जो सबसे पहली पंक्ति है उसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है, और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल जो होता है वो हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। और पुष्प जब पूरा खुलता नहीं है, कली की अवस्था में होता है, बड स्टेज में होता है, तो पुष्प जब कली की अवस्था में होता है तो ये उसकी रक्षा करता है। इसके ठीक ऊपर जाएंगे बेटा, ये दलपुंज है, कोरोला कहते हैं। इसकी इकाई को दल या पंखुड़ी या पेटल कहेंगे। रंग बिरंगा होता है, चमकीले रंगों वाला होता है। और ये क्या करता है बताइएगा जरा, ये परागणकारियों को आकर्षित करने का कार्य करता है। फिर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जननांग पुमंग, उसकी इकाई पुंकेसर, और फिर ये मादा जननांग और उसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप। ठीक है जी, ये तो हो गया पुष्प। अब अगर हम पुष्प के नर जनन अंग की बात करें, पुष्प के नर जनन अंग को आप पुमंग या एंड्रोसियम कहते हो भाई। क्या कहते हो? पुष्प के नर जनन अंग को आप पुमंग या एंड्रोसियम कहते हो। और एंड्रोसियम की जो इकाई होती है, एंड्रोसियम की इकाई को पुंकेसर या स्टेमन कहा जाता है।
और ये पुंकेसर यानी कि स्टेमन समान होता है लघु बीजाणु पर्ण के। किसके समान होता है बेटा? ये लघु बीजाणु पर्ण के समान होता है, राइट। इस पुंकेसर में दो भाग हैं, एक ये डंठल वाला भाग जिसे आप तंतु पुतंतु या डंठल कहते हैं, ये इसे आप तंतु कह सकते हैं या फिर आप इसे पुतंतु कह सकते हैं या फिर आप इसे डंठल कह सकते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट कहा जाएगा। और ये वाला जो भाग है इसे आप पराग कोष यानी कि एंथर कहेंगे। जहां पर ये पराग कोष और तंतु आपस में मिलते हैं उसे संयोजी या योजी कहा जाता है, इंग्लिश में कनेक्टिव कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? संयोजी या कि फिर योजी कह सकते हैं, कनेक्टिव। जहां पर पराग कोष और तंतु आपस में जुड़ते हैं, ये तंतु का जो डिस्टल एंड है, जो दूरस्थ सिरा है, वो स्वतंत्र है। समीपस्थ सिरा या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा, थैलमस से जुड़ा होगा, या ऐसा भी हो सकता है दल से जुड़ जाए, दल से, दल लग्न अवस्था, एपिपेटैलस बैगन वगैरह में देखने को मिलेगा, और या फिर वो परिदल से जुड़ जाए, परिदल लग्न, एपिटेपेलस या एपिफिलस, लिली वगैरह जो होते हैं जहां पर टेपल पाया जाता है। एंथर जो है अगर आप देखेंगे तो ये बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रागोनल होता है, और साथ ही साथ ये चतुष्बीजाणुक भी होता है। कैसा होता है भाई? ये होता है चतुष्बीजाणुक यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट। ये जो एंथर है आपका, ये चतुष्बीजाणुक अर्थात टेट्रास्पोरेंजिएट होता है भाई, टेट्रास्पोरेंजिएट। चार दिशाएं हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर, यहां पर और यहां पर, तो ये क्या उपस्थित है? स्पोरेंजिया उपस्थित है, जिसे आप माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं या लघु बीजाणुधानी कह सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 4 लघु बीजाणुधानियां, ठीक है जी। नॉर्मली आपको एंथर ऐसा ही मिलेगा, द्विपालित होगा, 2 लोब होंगे और हर लोब में फिर ऐसे 2 थीका हो जाएगा। यहां पर वो कोष्ठ से बात कर रहे हैं तो 2 कोष्ठ हो जाएंगे। हाँ, इसका अपवाद है मालवेसी, फैमिली मालवेसी में देखेंगे तो एक ही कोष्ठ होता है, मोनोथीकस है वो। कैसा होता है भाई? मोनोथीकस होता है, मोनोथीकस। एंथर के जब आप वॉल देखेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा जरा, एंथर के जब आप वॉल देखेंगे तो ये सबसे बाहर क्या हो जाएगा? बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्य परत और ये टेपिटम, और सबसे अंदर ये क्या प्रेजेंट है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जिन बच्चों ने पहले करेक्शन नहीं किया है, यहां पर बाह्य त्वचा की जगह मेरे ख्याल से शायद अंतस्थ त्वचा लिखा होगा, उसको एक बार सही कर लीजिएगा, बाह्य त्वचा कर लीजिएगा। 4 चीजें क्या क्या बताइएगा जरा? बाह्य त्वचा सबसे बाहर की परत, उसके नीचे अंतस्थीसियम, फिर क्या है? मध्य परत। मध्य परत कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। मध्य परत कैसा होता है बेटा? बहुपरती होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। और जो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर, सबसे अंदर, वो क्या है भाई? पोषण देने का कार्य करता है, टेपिटम। टेपिटम, तो ये जो है ये पोषण देने का कार्य करेगा, टेपिटम, और ये बहुकेंद्र की होता है। बाकी ये जो तीनों हैं, ये एक तो सुरक्षा का कार्य करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ ये पराग स्फुटन में सहायक होते हैं। ठीक है भाई, साथ ही साथ ये पराग स्फुटन में भी सहायक होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 4 वॉल हैं, 4 भित्तियां हैं, बाह्य त्वचा है, अंतस्थीसियम है, मध्य परत है, टेपिटम है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा सिंगल लेयर्ड, फिर अंतस्थीसियम सिंगल लेयर्ड, फिर मध्य परत मल्टी लेयर्ड, उसके बाद टेपिटम इनर मोस्ट, जो क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुकेंद्र की होता है। अंदर वाली जो परत है वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है, बाहर की जो 3 परतें हैं वो सुरक्षा देने का कार्य करती हैं और पराग स्फुटन में सहायक है। यहीं पर एक चीज समझिएगा आप कि ये जो आपका क्या है? बीजाणु जनन ऊतक है, या अगर आप कहें लघु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणुधानी की जो प्रत्येक कोशिका है, लघु बीजाणुधानी की प्रत्येक कोशिका, लघु बीजाणुधानी की प्रत्येक कोशिका बेटा, प्रत्येक कोशिका वो एक सक्षम परागमात्र कोशिका होती है। क्या होती है भाई? सक्षम परागमात्र कोशिका। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी,
लघु बीजाणु धानी की हर एक कोशिका इस लायक होती, इस काबिल होती, इस बात में सक्षम होती है कि वो माइक्रोस्पोर, आप कह सकते हैं लघु बीजाणु या परागकण बना सके। ठीक है, अब लघु बीजाणु मातृकोशिका में मियोसिस होगा भाई, लघु बीजाणु मातृकोशिका में मियोसिस होगा। लघु बीजाणु मातृकोशिका जो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, उसमें मियोसिस होगा। और बेटे जब उसमें मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु बन जाएगा, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। ये जो लघु बीजाणु मातृकोशिका है ये डिप्लॉइड होता है, लघु बीजाणु हैप्लॉइड होता है। और यही लघु बीजाणु आगे चल के क्या करेगा, परागकण बनाएगा। यही लघु बीजाणु आगे चल के क्या करेगा बेटा, परागकण बनाएगा। परागकण जो होता है, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि जो लघु बीजाणु है वो परागकण में विकसित होता है। ये परागकण गोल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर वाला होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर वाला। परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण क्या करता है, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, मेल गैमेटोफाइट उसको रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि ये जो एक माइक्रोस्पोर है, क्या है बेटा, एक ये जो माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु कह लीजिए। तो बच्चों ये जो एक लघु बीजाणु है, इस लघु बीजाणु में एसिमेट्रिकल माइटोसिस होती है, असममित विभाजन होता है। तो दो कोशिकाएं बनती हैं बेटा, एक बड़ी कोशिका होती है जिसे कायिक कोशिका कहते हैं, एक छोटी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है भाई, एक बड़ी कोशिका है जिसे कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल कहेंगे, एक छोटी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका अर्थात जनरेटिव सेल कहा जाता है। वो जो कायिक कोशिका है, बड़ी कोशिका, इरेगुलर शेप की होती है, अनियमित आकार की होती है, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, प्रचुर मात्रा में संचित भोजन होता है, भोजन सामग्री वहां पर आरक्षित रहती है, स्टोर्ड रहती है। और आगे चल के ये पराग नलिका का निर्माण करता है। आगे चल के ये क्या करता है बच्चों, पराग नलिका का निर्माण करता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। और वो जो छोटी कोशिका है जिसे जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं, स्पिंडल शेप होती है, तर्करूपी होती है। जनन कोशिका ऐसा माना जाता है कि वो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। क्या माना जाता है कि वो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। साथ ही साथ ये जो जनन कोशिका है यही आगे चल के माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगी और नर युग्मक बनाएगी। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, और जब समसूत्री विभाजन होगा तो नर युग्मक का निर्माण होगा। भाई किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, मेल गैमीट का निर्माण होगा। अच्छा, फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। इनका जो वॉल है, इसकी जो भित्ति है वो 2 लेयर की होती है। अंदर वाली लेयर को आप कहेंगे अंतःचोल या इंटाइन, ये पतली है, कॉन्टिन्यूअस पाई जाती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। बाहर की जो लेयर है वो बहुत कठोर होती है बेटा, बहुत ज्यादा कठोर होती है, उसे हम बाह्य चोल या फिर एक्जाइन कहा करते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, बाह्य चोल या एक्जाइन कहते हैं। ये जो एक्जाइन है इसमें बीच बीच में, अच्छा ये एक्जाइन बना किसका होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। अंदर वाली वॉल अंतःचोल यानी कि इंटाइन, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। बाहर वाली वॉल एक्जाइन, बाह्य चोल, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का, बहुत कठोर होता है। बीच बीच में स्पोरोपोलिनिन या तो बहुत कम उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है, तो वहां पर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। एक्जाइन को जब आप देखेंगे तो उसमें क्या उपस्थित होता है बेटा, ये ऐसे जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं भाई, जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जनन छिद्र। स्पोरोपोलिनिन जो है वो अत्यंत कठोर है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अम्ल के लिए, क्षार के लिए, ताप के लिए इसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधी होता है। और अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम हमें ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन का अपघटन करा सके। अभी तक हमें ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन का क्या करा सके बेटा, अपघटन करा सके। ठीक है जी। और इसी वजह से फिर पोलन ग्रेन का फॉसिलाइजेशन होता है, उनका जीवाश्मीकरण होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्पोरोपोलिनिन है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पोरोपोलिनिन है, ये स्पोरोपोलिनिन, क्या बच्चों, ये जो स्पोरोपोलिनिन है, यह स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, पोलन ग्रेन के जीवाश्मीकरण में सहायक होता है। जनन छिद्र जो है एक्जाइन में जहां जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है वो जनन छिद्र कहा जाता है। और ये जो पराग नलिका बनेगा वो यहीं से बाहर आता है भाई,
पराग नलिका कहां से बाहर आएगा बताइएगा जरा मुझे। तो आप कहेंगे जो जनन छिद्र होते हैं, जो जर्मपोर होते हैं, जर्मपोर। ये रहा आपका परागकण। एक बार फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चले बेटा, ये छोटे छोटे से कुछ चीजें हैं। पराग उत्पाद, पराग जीवन क्षमता, पराग एलर्जी और पराग भंडारण। पराग भंडारण से शुरू करते हैं। निम्न ताप परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जा सकता है। अब जैसे आपको क्या करना, आप ये चाहते हैं कि पराग को आप स्टोर करके रखें। पराग का मतलब परागकण। आप अगर ये चाहते हैं कि परागकण को स्टोर करके रखा जाए, तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रख सकते आप उसे, है ना। हम ये चाहते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म भयंकर स्लो हो जाए, वो चुपचाप सोता हुआ पड़ा रहे, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे भी किसी जगह पे नहीं रख सकते कि कोई उसमें माइक्रोब्स वगैरह लग जाए। बहुत सारे अगर पराग रखे हुए हैं तो इनको -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, इनका स्टोरेज किया जाता है। ये हो गई बात बेटा पराग भंडारण की। नेक्स्ट चीज है पराग एलर्जी। पराग एलर्जी बेटा, अगर आप देखें तो अलग अलग जातियों में जो है, जो परागकण है पादपों के, वो मनुष्यों के अंदर कुछ ना कुछ रोग या बीमारी वो उत्पन्न कर देते हैं। मतलब पराग, जब पराग के संपर्क में आता है इंसान, किसी भी, जैसे नाक से, मुंह से जब पराग अंदर जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है, और राइनाइटिस हो जाता है, नाक में सूजन आ जाती है, म्यूकस निकलता है नाक से, आंख से आंसू निकलते हैं जब तक आप उसके संपर्क में लगातार रहते हैं, कीचड़ निकलता है आंखों से। और कई बार ये लंबे समय तक चलने वाले, आप कह सकते हैं चिरकालिक श्वसनीय विकार, जैसे कि श्वसन शोथ या अस्थमा वगैरह भी उत्पन्न करते हैं। पार्थेनियम जो है, जिसे गाजर घास कहा जाता है, उसके जो परागकण है वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एलर्जी जो है वो कॉज करते हैं, राइट। अभी बच्चों बात करते हैं पराग उत्पाद की। पराग उत्पाद यानी कि पॉलन प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, जो परागकण होते हैं ना, ये परागकण पोषण से बहुत ज्यादा भरपूर होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। यानी इनमें क्या है, पोषण क्षमता बहुत है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ, पश्चिमी देशों में क्या हुआ, पराग के बने हुए सिरप या पराग के बने हुए टेबलेट जो है वो लोग कंज्यूम करते हैं। पराग का सिरप या पराग का टेबलेट, कैप्सूल, ऐसी चीजें लोग क्या करते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और पोषक क्षमता तो वही है बहुत ज्यादा, तो वो क्या है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे जो घुड़दौड़ वाले घोड़े हैं, रेसिंग हॉर्स, घोड़ों की दौड़ होती है ना, तो वो जो घोड़े भागते हैं, या कोई एथलीट है, कोई रनर है, कोई धावक है, कोई तैराक है, ठीक है, कोई लंबी कूद वाला है, इस तरीके से जो खिलाड़ी होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस तरीके के जो उत्पाद हैं, पॉलन के जो उत्पाद हैं, उनका सेवन करते हैं ताकि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाए, राइट। नेक्स्ट बच्चों, पराग जीवन क्षमता यानी कि पॉलन वाइवेलिटी। परागकण जब एंथर से बाहर निकलता है, पराग कोश से बाहर निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे परागकण 2 साल बाद भी जर्मिनेट हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि तुरंत आधे घंटे के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। तो पराग कोश से निकलने के बाद वो समय अंतराल जो है, जब तक कि पराग क्या हो सकता है बेटा, अंकुरित हो सकता है, ठीक है ना। अंकुरण की जो क्षमता है वो कितने समय के लिए पाई जा रही है, किसी भी स्पीसीज के परागकण में अंकुरण की क्षमता कितने समय के लिए पाई जाती है, इसी को पराग जीवन क्षमता कहा जाता है, पॉलन वाइबिलिटी कहा जाता है। अलग अलग जातियों में ये अलग अलग है। जैसे गेहूं धान वगैरह में आप देखेंगे मैक्सिमम अनाजों में तो ये आधा घंटा है, लेकिन जैसे फैमिली सोलेनेसी है, लेगुमिनेसी है, रोजेसी है, इन सब में आप देखेंगे तो ये महीनों तक चलता है भाई, मतलब महीनों तक जो है इसकी क्षमता होती है। इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, इसको पढ़ने के बाद हम जायांग पढ़ेंगे, यानी कि गाइनोसियम पढ़ेंगे। पुष्प का मादा जनन अंग है ये। इकाई इसकी स्त्री केसर या अंडप हो जाएगी, ठीक है, जिसे आप कहेंगे कि वह गुरु बीजाणु पर्ण के जैसा है, मेगा स्पोरोफिल के जैसा है। इसकी संख्या 1 हो सकती है या फिर 1 से अधिक हो सकती है, ठीक है भाई।
एक हो सकती है या फिर एक से अधिक हो सकती है। अगर एक है अंडप तो एक अंडपी अंडाशय कह देंगे, अगर एक से अधिक है तो बहुअंडपी। अब जब ये बहुअंडपी है और ये अलग अलग पाए जा रहे हैं तो बहुत सारे लेकिन अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो इसको कह दिया जाएगा वियुक्त अंडपी। जैसे कि माइकेलिया बहुत सारे और एक साथ पाए जा रहे हैं तो इसको संयुक्त अंडपी कह दिया जाएगा, जैसे कि पापावर। ये संरचना बेटा सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा कहेंगे। परागकण यहीं पर आकर गिरता है, ये परागकण का अवतरण मंच होता है। ये जो नलिकावत संरचना इसे वर्तिका यानी कि स्टाइल कहा जाएगा। और ये जो फूला हुआ भाग है, आधारी फूला हुआ भाग, इसे अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय में ये जो खाली जगह है इसे ओवेरियन कैविटी या अंडाशय गुहा या लोक्यूल कहा जाता है। और इसी लोक्यूल में बीजांड अर्थात ओव्यूल उपस्थित होते हैं। ओव्यूल ओव्यूल जो होते हैं एक गद्देदार संरचना से जुड़े होते हैं, एक गद्देदार संरचना से लगे होते हैं कुशन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे अपरा या फिर प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है? जिसे अपरा या फिर प्लेसेंटा कह दिया जाता है बेटा। अच्छा, बीजांड की जो संख्या है अंडाशय में जब आप देखेंगे तो बीजांड की संख्या एक हो सकती है या फिर एक से अधिक हो सकती है। जैसे अगर आप आम देखें, गेहूं देखें, धान देखें, तो जब आप आम गेहूं धान देखते हैं तो वहां पर एक ही बीजांड होता है अंडाशय के अंदर। लेकिन अगर आप पपीता देखें, तरबूज देखें, ऑर्किड देखें, तो पपीता, तरबूज, ऑर्किड इन सब में क्या होता है? एक से अधिक बीजांड पाया जाता है। और आगे आप याद रखिएगा कि जो बीजांड है निषेचन के बाद वो बीज बन जाता है। बीजांड जो होता है निषेचन के बाद वो बीज बन जाता है, यानी कि अंडाशय में, और अंडाशय जो है वो फल बन जाता है। अंडाशय क्या बन जाता है? अंडाशय बन जाता है फल। मतलब क्या हुआ कहने का कि अंडाशय में जो बीजांड की संख्या होगी या जितने अधिक बीजांड होंगे फल में फिर उतने अधिक बीज होंगे। तो बीजांड जो है एक भी हो सकता है जैसे कि आम, गेहूं, धान में, एक से अधिक भी हो सकता है जैसे कि पपीता, तरबूज, ऑर्किड में। एक अंडपी अंडाशय अगर एक प्रेजेंट है, बहुअंडपी में फिर संयुक्त अंडपी है जैसे कि पेपावर, और माइकेलिया जो है बहुअंडपी वियुक्त अंडपी होता है। देखिए बच्चों, इसको देख लिया भाई। चलो, अब अगर हम लोग बात करें अंडाशय की, सॉरी, अगर हम बात करें बीजांड की, ये हो गया अंडाशय और इसमें फिर ये बीजांड है, तो आप कहेंगे कि जो, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे कुछ एक बातें मैं लिख देता हूं कि जो अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी होती है, अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी, अध्यावरण युक्त जो गुरु बीजाणुधानी है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बताइएगा जरा? बीजांड कह देते हैं। बीजांड, अध्यावरण युक्त जो गुरु बीजाणुधानी उसे बीजांड कहते हैं। और जैसे अगर आप एंजियोस्पर्म में देखें, एंजियोस्पर्म में तो सबसे कॉमनली जो पाया जाता है वो प्रतीय बीजांड होता है बेटा। क्या होता है भाई? वो प्रतीय बीजांड होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म इज द एनोट्रोपस। प्रतीय बीजांड कह देंगे उसे। क्या कह देंगे बेटा? प्रतीय बीजांड, प्रतीय बीजांड कहेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें आप देखोगे अध्यावरण यानी कि प्रोटेक्टिंग यूनिट। तो ये क्या है भाई? ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये है भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक, है ना। ये जो भ्रूण कोष है, देखिए भ्रूण कोष का मतलब एंडोस्पर्म। यहाँ पे हमेशा मैं बताता हूं बच्चों को, बच्चे पूछते भी हैं बार बार क्लास के दौरान। भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक, और भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म। और ये जो भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष, ये भ्रूण कोष बेटा क्या है बताइएगा जरा? ये फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, मादा युग्मकोद्भिद को। और फिर ये जो बीजांड का शरीर है, ये जो ओव्यूल का बॉडी है, ये बीजांड का है जिसे न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस। बीजांड का शरीर बनाता है, ये बीजांड का शरीर बनाता है। ठीक है भाई, बीजांड का शरीर बनाता है। और ये इनकी जो कोशिकाएं हैं उसमें खूब सारा भोजन सामग्री होता है, आरक्षित भोजन सामग्री होता है बेटा। अब ये जो अंदर की कवरिंग है इसे अंतःअध्यावरण कह देंगे,
और बाहर की जो कवरिंग है उसे बाह्य अध्यावरण कह देंगे। जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। और उसके अपोजिट साइड जब आप देखेंगे, ये जो आधारी भाग है इसे निभाग कहते हैं। इस आधारी भाग को क्या कहते हैं? निभाग या चलाजा, निभाग या चलाजा कहते हैं बेटा। और ये जो इसका स्टाक है, ठीक है ना, ये जो बेटा क्या है स्टाक, इसके स्टाक को कह दिया जाता है फनिकल यानी कि फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत। तो ये जो बीजांड व्रंत है ये जो बीजांड व्रंत है, ये बीजांड व्रंत क्या करता है बताइए मुझे? ये बीजांड व्रंत इसको अपरा से ले जाके जोड़ता है। अपरा से क्या करता है? अपरा से बेटा ये ले जाके इसको जोड़ता है, यानी बीजांड का जो डंठल है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। और बच्चों जहां पर बीजांड व्रंत और बीजांड का जो संधि स्थल है, बीजांड व्रंत व बीजांड का संधि स्थल, बीजांड व्रंत व बीजांड का संधि स्थल, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये बीजांड का डंठल और ये बीजांड, इनका ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये जो संधि स्थल है, इसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ओव्यूल यानी कि बीजांड। जहां पर अध्यावरण हो ऐसी गुरु बीजाणुधानी को ही ओव्यूल कह दिया जाता है, बीजांड कह दिया जाता है। उसमें सेंटर में एम्ब्रियो सैक होगा, भ्रूण कोश, उसके चारों तरफ न्यूसेलस की कोशिकाएं होंगी जिनमें आरक्षित भोजन सामग्री होगी। ठीक है, अंतः अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। जो आधारी भाग है उसे निभाग कहेंगे, चलाजा या कैलाजा कहेंगे, और जो जगह जहां पर अध्यावरण नहीं है उसे बीजांड द्वार कहा जाएगा, माइक्रोपाइल। बीजांड का जो स्टाक है, जो डंठल है, जो उसको अपरा से जोड़ेगा, उसे बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल फनिकल कह देंगे। जहां पर बीजांड व्रंत और बीजांड जुड़ते हैं वो संधि स्थल नाभिका कहलाता है। कॉमनली एंजियोस्पर्म में जो बीजांड पाया जाता है वो प्रतीय बीजांड होता है बेटा। कौन सा बीजांड होता है? प्रतीय बीजांड। देखिए जरा इसको फटाफट से देखेंगे भाई। चलो बच्चों, भ्रूण कोश जो है एम्ब्रियो सैक, आप जानते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि जो क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होगा तो गुरु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। ठीक है, लिखा भले ही कम है, बता मैं आपको पूरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिन बच्चों ने क्लासेज में पढ़ा उन्हें मालूम है, प्रक्रिया सुनिए पहले। गुरु बीजाणु जो होता है, ठीक है ना, गुरु बीजाणु धानी मात्र, गुरु बीजाणु धानी में क्या रहेगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रहेगा। और वो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो किधर की कोशिका होती है? बीजांड द्वारी सिरे की। ओव्यूल में, ओव्यूल जो है अंडा, बीजांड, बीजांड में बीजांड द्वारी सिरे की कोई एक कोशिका वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वो विभेदित हो जाती है। और विभेदित होकर क्या बनाती है बताइए मुझे? बीजांड द्वारी सिरे की कोशिका विभेदित होकर, विभेदित होकर विभेदित होकर बनाती है क्या? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है मियोसिस। तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4। 4 में से जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो मर जाते हैं। 4 में से 3 गुरु बीजाणु की हो जाती है मृत्यु। एक बचता है क्रियाशील, कहां पर? निभागीय सिरे में। उसमें क्या होगा? 3 बार माइटोसिस होगा और न्यूक्लियर डिवीजन होता है बार बार, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। तो 2 केंद्रक, फिर 4 केंद्रक, फिर 8 केंद्रक। और जब 8 केंद्रक बनते हैं, जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तो फिर वहां पे जीव द्रव्य विभाजन होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 8 में से 6 केंद्रकों के बाहर फिर वो कोशिका भित्ति बन जाती है। तो 4 में से 3 गुरु बीजाणु मर गए थे, एक बचा था। तो इसीलिए जिसका जो विकास है, आप कहेंगे कि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो एकल बीजाणुक है भाई। कैसा है? एकल बीजाणुक। और इसमें क्या है? 7 कोशिकाएं हैं, 8 केंद्रक है, तो आप इसको 7 कोशिकीय या 8 केंद्र की भ्रूण कोश कहेंगे। इसमें जब आप देखते हो निभागीय सिरा, इस पे 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं। इसमें क्या है बेटा?
3 प्रतिव्यासांत कोशिका एंटीपोडल सेल जो कि हैप्लॉइड होती हैं, निभागीय सिरे पर होती हैं। ये पूरी जो सबसे बड़ी कोशिका है, इस पूरी सबसे बड़ी कोशिका को केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल कहते हैं। ये जो केंद्रीय कोशिका है, ये जो सेंट्रल सेल है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है भ्रूण कोश की। और फिर ये ध्रुवीय केंद्रक है, पोलर न्यूक्लियाई दोनों हैप्लॉइड होंगे। और इस बीजांड द्वारी सिरे पर, बीजांड द्वारी सिरे पर ये जो सबसे बड़ी कोशिका है, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका, बीजांड द्वारी सिरे पर ये 3 कोशिकाएं हैं। जो सबसे बड़ी कोशिका है उसे अंड कोशिका कहेंगे, एग सेल, मादा युग्मक। एक होता है ये, बीजांड द्वारी सिरे पर होता है और कैसा होता है, हैप्लॉइड। यही क्या है बेटा, फीमेल गैमीट। इसके आसपास 2 इसकी सहेलियां हैं, सिनर्जिड यानी कि सहाय कोशिका, ठीक है। और ये जो सहाय कोशिकाएं हैं, इनमें ऐसा तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ये गाइड करता है बेटा आने वाले पोलन ट्यूब को। तो आपने देखा कि ये अंड कोशिका और ये 2 सिनर्जिड मिलके बनाते हैं अंड उपकरण। अंड उपकरण में अंड कोशिका, सहाय कोशिका आ जाएगा। अंड कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका, जो अंड उपकरण की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका होती है। यहाँ पर आप एक खास बात देखिए कि अंड कोशिका का जो केंद्रक है वो निभागीय सिरे की ओर है, अंड कोशिका की जो राजधानी है वो बीजांड द्वारी सिरे की ओर है। सहाय कोशिका का जो केंद्रक है वो बीजांड द्वारी सिरे की ओर है। सहाय कोशिका का जो क्या है बेटा, राजधानी, वो जो है किधर है, निभागीय सिरे की ओर। तो ये हो गया आपका भ्रूण कोश। ये क्या हो गया बच्चों, भ्रूण कोश हो गया, भ्रूण कोश। ये हो गया बेटा भ्रूण कोश, यहां पे आप याद रखेंगे इसको। चलिए, परागण में अगर आप देखें, परागण, तो परागण का क्या है, परागण, परागण का खेल समझो भाई। अगर एक ही प्लांट के, सेम प्लांट सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंतर और स्टिग्मा, तो इसे कहेंगे स्वयुग्मन। सेम प्लांट सेम फ्लावर स्वयुग्मन, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर सजात पुष्पी परागण, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर परनिषेचन, परनिषेचन भाई, ठीक है ना। अभिकर्मक से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो उभय लिंगास्तरी पादप हैं, जैसे कि नारियल, अरंड, कुकरबिट्स, ये स्वयुग्मन को तो रोक लेते हैं भाई, ये स्वयुग्मन को तो रोकते हैं, लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाते। लेकिन पपीता जो होता है, पपीता, वो स्वयुग्मन को भी रोकता है और सजात पुष्पी परागण को भी रोकता है, सजात पुष्पी परागण को, राइट। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो खुलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं खुलते हैं। तो जो पुष्प खुलते हैं उनको कहा जाता है उन्मील परागणी पुष्प, और जो नहीं खुलते हैं उनको कहा जाता है अनुन्मील परागणी पुष्प। अगर आप वायोला यानी कि कॉमन पेंसी की बात करें, ऑक्जेलिस की बात करें, कॉमेलिना यानी कि कनकौवा की बात करें, तो दोनों तरीके के पुष्प पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे स्वयुग्मन के चांसेस बढ़े। तो पुष्प जो है वो द्विलिंगी हो, कली परागण हो जाए, या वहां पर अनुन्मील परागणी पुष्प उपस्थित हो, या पराग कोष और स्त्री केसर वो एक साथ परिपक्व हो, पराग कोष और स्त्री केसर एक साथ परिपक्व हो, ऐसा होगा तो स्वयुग्मन के चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, स्वयुग्मन का फायदा क्या है कि शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, परागण नहीं कराना पड़ता, बिना परागण कराए ही बीज मिल जाता है क्योंकि स्वयुग्मन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा आगे। नुकसान ये है कि कुछ इवोल्यूशन नहीं होता, वेरिएशन नहीं आते, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, अंतः प्रजनन अवसाद आ जाता है, अंतः प्रजनन अवसाद, अंतः प्रजनन अवसाद। लेकिन अगर एक लिंगता हो, पुष्प एक लिंगी है, या उन्मील परागणी पुष्प है, या वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक है, या वो दोनों अलग अलग टाइम पर परिपक्व हो रहे हैं, या अगर वहां पर स्वबंधता है, तो फिर पर परागण के चांसेस बढ़ते हैं। और पर परागण का फायदा ये है कि बीज जो है वो बढ़िया प्रबल होता है, हाइब्रिड बीज, ओज, उसमें ओजस्व होता है बीज में, और वेरिएशन आते हैं, विविधता आती है। हानि ये है कि आपको परागण कराना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या होता है बेटा, परागणकारी की आवश्यकता होती है, परागणकारी की आवश्यकता। अब परागण आपको कराना है तो आप चाहें तो वायु और जल से करा लें, यानी कि अजीव जो क्या है एबायोटिक एजेंट है उनसे करा लें, अजीवी अभिकर्मक एबायोटिक एजेंट उनसे करा लें, या फिर जो बायोटिक एजेंट है उनसे करा लें। बायोटिक एजेंट से परागण की सफलता के जो मौके हैं, जो अवसर है, वो अधिक होते हैं।
अजीवी से कम होते हैं। ठीक है भाई। अब अजीवी में क्या क्या है, एक तो है वायु परागण। क्या है भाई, वायु परागण। तो जो आपका क्या होता है वायु परागण, एबायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन यही है। इसके परागकण कैसे होते हैं, हल्के और चिपचिपाहट रहित होते हैं, पुंकेसर खुला हुआ होता है, बड़ा सा वर्तिकाग्र होता है, पुष्प क्रम में बहुत सारे पुष्पगुच्छ होते हैं। खास बात, एक अंडाशय में एक ही बीजांड होगा, घासों में बहुत अधिक सामान्य। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मक्के के जो फुंदने हैं टेसल्स, मक्के के जो फुंदने हैं टेसल्स वो क्या है, वो बेटा वर्तिका और वर्तिकाग्र है और परागकण को पकड़ना उनका कार्य है। ठीक है। जल परागण जो होता है वो ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादा सामान्य नहीं है, मुख्यतः यह एक बीजपत्री में देखा जाता है। अभी तक कुल ऐसे लगभग 30 ऐसे जेनरा हैं, 30 वंश हैं जिनमें ये देखा गया है। हाइड्रा, वेलेस्नेरिया, जुस्टेरा वगैरह में ही होता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं होता कि सारे जलीय पादपों में जल परागण ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सारे जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता है। जैसे अगर आप जलकुंभी की बात करें, जलकुमुदनी की बात करें, तो उनमें जल परागण नहीं होता, उनमें कीट परागण या वायु परागण होता है, जबकि वो जलीय पादप है। तो सारे जलीय पादप में जल परागण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अगर ये जल की सतह पर ऊपर हो जाए तो बाह्य जल परागण या एपीहाइड्रोफिली कहेंगे, जैसे कि वेलेस्नेरिया में होता है। अगर ये पानी के अंदर हो रहा है तो अंतः जल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे, जैसे कि जुस्टेरा में होता है, जुस्टेरा में। ठीक है भाई। तो एक बार यहां तक देखिए जरा, जहां से हमने परागण से शुरू किया था। फिर उसके बाद मैं आपको जैवीय परागण पढ़ाऊंगा। चलिए भाई। आ जाओ बेटा। अब प्राणी परागण में बर रहे, कीट है, सलब है, छिपकली, लीमर, सांप, चमगादड़, पक्षी, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो परागण में हेल्प करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कीट परागण जो है वो सर्वाधिक सामान्य है। जब आप प्राणी परागण की बात करते हैं तो कीट परागण, और फिर कीट परागण में भी मक्खियों द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य होता है। मक्खी और भरंग परागित जो पुष्प है उनमें वो बदबूदार होते हैं, थोड़ा सा मलिन गंध होती है उसमें। और जो कीट परागित पुष्प हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं, जनरली आप देखेंगे कि बड़े पुष्प होंगे, बड़े बड़े फ्लावर होंगे, बड़े पुष्प होंगे। और अगर पुष्प छोटे हैं तो फिर वो पुष्प क्रम में व्यवस्थित होंगे। पुष्प जो है सुगंधित होगा, रंगीन होगा, पुष्परस यानी मकरंद से भरा हुआ होगा, और इनके परागकण जो है वो चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे। तो पुष्प क्या करता है, जो इंसेक्ट उसका पॉलिनेशन कराता है या जो भी जीव उसका पॉलिनेशन कराता है, बदले में ये उसको भी कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। तो पुष्प जो भी चीजें उपहार स्वरूप देना चाहता है परागणकारी को, उसे कह दिया जाएगा परागण पारितोषिक। जैसे परागण कहता है खा लो, पुष्प का रस पी लो, मकरंद पी लो, या कई बार ये अंडे सेने की जगह देता है। जैसे जो एक का पादप है वो प्रोनोमा मात को, या जो है मार्फोफिलस है वो भी अपने परागणकारी को क्या करता है, अंडे सेने की जगह देता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई काम नहीं करते, बदले में परागकण या मकरंद वगैरह उपभोग कर लेते हैं। तो उन्हें कहा जाता है पराग चोर, यानी कि पॉलन रॉबर। पॉलन रॉबर जो है, पराग चोर जो है, वो बिना परागण के परागकण या मकरंद इत्यादि खा पी लेते हैं, उसका उपभोग कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर संकर्षण। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है। गतिक प्रक्रम है, गतिक प्रक्रम, गतिक प्रक्रम है बेटा। केमिकल डायलॉग, यानी उसके जो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन है वो आपस में बातचीत करते हैं और रासायनिक बातचीत होती है। इसमें क्या होता है, अगर अयोग्य पोलन है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अयोग्य परागकण क्या हो जाएगा, उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई। जो सही पोलन ग्रेन है उसी से तो परागण होगा।
ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर भी कोई भी परागकण जाके परागण करा देगा। तो अगर अयोग्य परागकण है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर वो क्या है बेटा सुयोग्य है तो सिलेक्ट किया जाएगा भाई। ठीक है। 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आप देखते हैं 60% से अधिक एंजियोस्पर्म, उसमें जो परागकण होता है वो दो कोशिका अवस्था में गिरता है, यानी कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो कोशिका अवस्था। और लगभग लगभग जो है 40% जो एंजियोस्पर्म है, लगभग लगभग बेटा 40% जो एंजियोस्पर्म है उसमें 3 कोशिका अवस्था का परागकण होता है, यानी कि वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। ठीक है ना। पॉलन ट्यूब का पॉलन का जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर वो वर्तिका से होते हुए पहले बीजांड में जाएगी, बीजांड से भ्रूण कोश में जाएगी, फिलीफॉर्म अपरेटस जो है उसको गाइड करेगा। तो इन सारी चीजों को एक साथ क्या कह दिया जाता है, पराग स्त्री केसर संकर्षण कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब क्या होगा जब ये मेल गैमेट, ये जो है बेटा ये नर युग्मक है, इसको जो मैंने बनाया हुआ है ना ये नर युग्मक है, ये भी नर युग्मक है। ठीक है ना। तो यहां से जब वो पराग नलिका आप देखेंगे कि ये नर युग्मक को फ्री कर देगी, तो एक जो नर युग्मक है वो इस मादा युग्मक के साथ मिलेगा, युग्मक संलयन होगा, जाइगोट और भ्रूण बनेगा। और युग्मक संलयन में 2 केंद्रक का रोल है, 2 केंद्रक, एक नर युग्मक का केंद्रक एक मादा युग्मक का केंद्रक आपस में मिलेंगे, युग्मक संलयन होगा, जाइगोट और भ्रूण बनेगा। लेकिन ये जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं 2, इनसे दूसरा वाला जो नर युग्मक है वो मिलेगा, त्रिसंलयन होगा, त्रिसंलयन। इसमें 3 केंद्रक जो है वो सहभागिता सुनिश्चित करते हैं अपनी। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर उसके बाद भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो होता है एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। नारियल पानी में अगर आप देखेंगे तो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है, और नारियल गिरी जो है वो कोशिकीय भ्रूणपोष। दोहरा निषेचन के बारे में यहां पर कुछ एक बातें मैं और लिख दूं कि ये एंजियोस्पर्म का विशेष फीचर है। ये जो है बेटा एंजियोस्पर्म का एक विशेष फीचर है भाई, विशेष गुण। इसमें क्या होता है, कुल 3 और 2 5, कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं भाई, कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं दोहरा निषेचन में। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसमें 2 चीजें आती हैं, दोनों चीजों को मिला के कह दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो युग्मक संलयन, एक तो क्या बेटा युग्मक संलयन, और दूसरा त्रिसंलयन। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन यानी कि सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये मिला के क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। युग्मक संलयन होगा, जाइगोट और भ्रूण बनेगा। त्रिसंलयन होगा तो पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर फाइनली भ्रूणपोष बनेगा। अगर पहले लगातार केंद्रक का विभाजन हो रहा है और आखिरी में कोशिका भित्ति बने, तो ऐसे भ्रूणपोष को कहते हैं मुक्त केंद्र की, जो कि नारियल पानी में देखने को मिलता है। और अगर हर बार केंद्रक विभाजन कोशिका विभाजन हो तो कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे, जो कि आपको नारियल गिरी में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नारियल गिरी में देखने को मिलेगा। भ्रूण, भ्रूण का जो विकास है बेटा वो बीजांड द्वारी सिरे पर होता है, याद रखेंगे। और आप कहेंगे कि भ्रूण के विकास के पहले ही, भ्रूण के विकास के पहले ही, भ्रूण के विकास के पहले ही भ्रूणपोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। नॉट भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, पहले ही भ्रूणपोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। रीजन समझ रहे हो तुम, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से सुनना जरा, ऐसा इसलिए हो रहा है, भ्रूण के विकास के पहले ही भ्रूणपोष का विकास इसलिए प्रारंभ हो जाता है ताकि भ्रूण को जो है, भ्रूण को क्या किया जा सके, पोषण दिया जा सके। भ्रूण को बेटा पोषण दिया जा सके, इसलिए ऐसा होता है। और चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, प्रारंभिक विकास एक समान है। मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में बेटा जो प्रारंभिक विकास है वो एक समान होता है। हालांकि ये अलग बात है कि डाइकॉट बीज जो है
और मोनोकॉट बीज में बहुत अंतर है, लेकिन उनका जो प्रारंभिक विकास है बेटा वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा युग्मनज, तो सबसे पहले गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार और फिर परिपक्व भ्रूण। तो जाइगोट, जाइगोट के बाद गोलाकार, गोलाकार के बाद कैसा बेटा, हार्ट शेप, और फिर ये आपका मेच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है भाई? ये आप डाइकॉट में देखेंगे दो बीज पत्र हैं, इधर ये बीज पत्र आधार, ठीक है, मूलांकुर, मूल गोप यानी रूट कैप, और प्रांकुर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये बात हो गई बेटा किसकी, डाइकॉट की। मोनोकॉट में अगर आप देखें तो मूलांकुर, मूलगोप, मूलांकुर चोल। मोनोकॉट में आपको मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल भी देखने को मिलेगा, और एक ही ढाल जैसा बीज पत्र होता है जिसे स्कुटेलम कहते हैं। एक ही बीज पत्र होगा, ढाल जैसा होगा, जिसे क्या कहेंगे बेटा, स्कुटेलम कहेंगे। स्कुटेलम पे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्कुटेलम पे बेटा अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मोनोकॉट में एक ढाल जैसा सीड शेप जो बीज पत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे बीज और फल के बारे में, ठीक है ना, बीज और फल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये चीजें देख लेते हैं अपन। ये यहाँ पर बीज पत्र दिखाया गया आपको थोड़ा सा और बड़ा, बीज आवरण, भ्रूणपोष, बीज पत्र, ये क्या है, ये बीज के भाग हैं। अगर आप देखें ये क्या है बेटा, ये बीज के भाग हैं, बीज के भाग हैं, बीज आवरण, भ्रूणपोष, और ये क्या बेटा, बीज पत्र। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको मोनोकॉट का सीड दिखाया गया है, स्कुटेलम है, भ्रूणपोष है, फल भित्ति, प्रांकुर चोल, और ये हम उधर मॉर्फो वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उधर वो आपको स्ट्रॉबेरी दिखाया गया है और ये आपको एप्पल दिखाया गया है। स्ट्रॉबेरी और एप्पल जो है वो आभासी फल बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं भाई, आभासी फल बनाते हैं, इसलिए वो बात की गई है। बीज क्या होता है, बीज जो है आप कहेंगे कि बीज और फल इनफैक्ट दोनों ये लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद हैं। बीजों में सीड, एंजियोस्पर्म में, माफ कीजिएगा, एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन की ये क्या है, अंतिम उत्पाद है। निषेचित बीजांड जो है वो बीज बनता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीज की संख्या समानुपाती बीजांड की संख्या। ठीक है भाई, एक बीज में क्या क्या होता है, तो बीज पत्र है, बीज आवरण है, और भ्रूण अक्ष है। इस भ्रूण अक्ष को अखुआ भी कहा जाता है बेटा, भ्रूण अक्ष को क्या कह देते हैं, अखुआ भी कह देते हैं, अखुआ। तो बीज पत्र है, बीज आवरण है, भ्रूण अक्ष है, जिसे अखुआ कहेंगे। मोनोकॉट में एक बीज पत्र होता है, डाइकॉट में दो बीज पत्र होता है। जहां पर बीज के विकास में पूरा का पूरा भ्रूणपोष खत्म हो जाए, अगर पूरा का पूरा भ्रूणपोष खत्म हो जाए तो ऐसे बीज को एल्बुमिनस रहित या गैर एल्बुमिनी बीज कहा जाएगा। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में आपको क्या मिलेगा बच्चों, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में आपको मिलेगा एल्बुमिनस रहित बीज, जैसे कि मटर है, मूंगफली है। और अगर ये बचा रहे भ्रूणपोष तो ऐसे बीज को कहते हैं एल्बुमिनी बीज या एल्बुमिनस बीज। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा में यही होता है। ठीक है, तो अगर अवशिष्ट भ्रूणपोष बचा रहता है तो एल्बुमिनस बीज कहेंगे उसको, और अगर नहीं है तो एल्बुमिनस रहित बीज कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, एल्बुमिनस रहित बीज कह दिया जाएगा बेटा, राइट। कुछ ऐसे भी प्रजातियां, जैसे अगर आप काली मिर्च की बात करें, चुकंदर की बात करें, काली मिर्च और चुकंदर, तो इनमें बीज के विकास के बाद, इनमें बेटा बीज के विकास के बाद भी क्या बचा रहता है, बीजांड काय, न्यूसेलस, अवशिष्ट न्यूसेलस है इनमें, अवशिष्ट बीजांड काय है इनमें बेटा। इनमें क्या है बताइए जरा, इनमें है अवशिष्ट बीजांड काय। और जहां पर ये अवशिष्ट बीजांड काय होता है, बचा हुआ न्यूसेलस, उसे पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष। उदाहरण के तौर पर आप काली मिर्च और चुकंदर ले लीजिए, एल्ब्यूमिनस भ्रूणपोष है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, एल्ब्यूमिनस रहित भ्रूणपोष नहीं है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। परिभ्रूणपोष भाई साहब न्यूसेलस बचा हुआ है, बीजांड काय, अवशिष्ट बीजांड काय, काली मिर्च और चुकंदर में देखेंगे। आइए फल की बात करते हैं बच्चों। निषेचित अंडाशय जो होता है उसे फल कहते हैं, यानी अंडाशय निषेचन के बाद फल में कन्वर्ट हो जाता है, फल में रूपांतरित हो जाता है।
फल जो है अगर अंडाशय से विकसित हो रहा है, फल जो है फल फल अगर अंडाशय से विकसित हो रहा है तो उसे कहते हैं वास्तविक फल। वास्तविक फल मोस्टली आप वही देखते हैं। अगर अंडाशय के अलावा कहीं और से विकसित हो रहा है तो उसे कहते हैं आभासी फल। अगर अंडाशय से विकसित हो रहा है फल तो वो कहा जाएगा वास्तविक फल। अगर फल अंडाशय से विकसित हो रहा है उसे वास्तविक फल कहेंगे। अगर वो अंडाशय के अलावा कहीं और किसी दूसरे पार्ट से विकसित हो रहा है, ठीक है ना, निषेचन की प्रक्रिया और कुछ और प्रक्रिया हो रही है, फल विकसित हो रहा है अंडाशय के अलावा किसी और भाग से, तो ऐसे फल को फॉल्स फ्रूट या आभासी फल कह दिया जाएगा। जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, सेब, एप्पल है, काजू है, तो इन सब में आपको क्या मिलेगा? आभासी फल देखने को मिलेगा। आभासी फल कई बार बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के भी फल का निर्माण होता है बेटा। और जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं उसे? अनिषेक जनित फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना वगैरह, केला इत्यादि में आप देखेंगे तो निषेचित अंडाशय जो है वो फल बनता है। अगर वो अंडाशय से बन रहा है फल, वास्तविक फल कहेंगे, जैसे कि आम में। अगर कहीं और से बन रहा है तो आभासी फल कहेंगे, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, सेब, काजू इत्यादि में। और अगर बिना निषेचन के फल बन रहा है तो अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, केला वगैरह में। फल जो है बच्चों वो गूदेदार हो सकता है, फ्लैसी, या फिर शुष्क हो सकता है। गूदेदार फल पाया जाता है आम, अमरूद और संतरा में, है ना। जैसे आम देखिए आप, अमरूद देखिए, संतरा देखिए, तो आम, अमरूद, संतरा इत्यादि में आपको गूदेदार फल में देखने को मिलेगा। मूंगफली, सरसों वगैरह जो उसमें शुष्क फल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? शुष्क फल जो है वो देखने को मिलता है बच्चों। अच्छा, बीज की जो प्रसुप्ति है वो कई हजारों सालों तक हो सकती है। अलग अलग स्पीसीज में बीज जो है वो कितने समय के लिए डोरमेंट रह सकता है, तो ये अलग अलग है। बीज कितने कितने समय के लिए डोरमेंट रह सकता है, तो ये वैल्यू क्या बेटा? अलग अलग है। जैसे अगर आप देखें ल्यूपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस का जो बीज है, ये बीज हमें मिला आर्कटिक टुंड्रा के पास। आर्कटिक टुंड्रा के पास ये ल्यूपिनस आर्कटिकस का बीज मिला और 10,000 साल की इसकी बीज प्रसुप्ति थी। यानी 10,000 सालों के बाद इसकी डोरमेंसी ब्रेक हुई, ये सीड जर्मिनेट हुआ, फ्लावर निकले उसमें। हजारों साल भाई साहब। या फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, मर्त सागर के पास जो किंग हेराल्ड का महल था, उसकी पुरातत्विक खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल लोग जब वहां पर देखे उन्होंने फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, 2000 साल की बीज प्रसुप्ति उसकी, 2000 साल। तो फिनिक्स डेक्टिलिफेरा मृत सागर के पास हमको किंग हेराल्ड के महल से मिला, पुरातत्विक खुदाई के दौरान 2000 साल की उसकी क्या थी? बीज प्रसुप्ति। और ल्यूपिनस आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा के पास से मिला, वो वहां पर 10,000 साल की बीज प्रसुप्ति थी। तो ये कितने भी समय के लिए हो सकता है। और फिर है बेटा असंग जनन। असंग जनन बिना निषेचन के फल बनता है, अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक जनित फल कह देंगे। अगर बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए, जैसे कि एस्टरेसी में देखने को मिलता है या घास वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है ना, एस्टरेसी फैमिली और घास वगैरह में बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, असंग जनन कहते हैं, एपोमेक्सिस। और कभी कभी आप देखेंगे कि एक से अधिक भ्रूण मिल जाएगा, तो इसे पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मतलब बहुत सारा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो की प्रेजेंस। तो जब बहुत सारे भ्रूण उपस्थित होते हैं इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बहुभ्रूणता, एक से अधिक भ्रूण उपस्थित है। जैसे नींबू और आम की कुछ किस्मों में क्या होता है कि न्यूसेलस के जो सेल है वहां से भ्रूण विकसित कराया जाता है। कहां पर बेटा? नींबू में और आम की कुछ किस्मों में न्यूसेलस, बीजांडकाय की जो कोशिकाएं, बीजांडकाय की कोशिकाओं से फिर वो क्या है, उभार होता है, वो भ्रूण में विकसित हो जाता है, बहुभ्रूणता कहेंगे। और चूंकि न्यूसेलस की कोशिकाओं से हो रहा है तो इसे पॉली एम्ब्रियोनी कह दिया जाएगा, सॉरी, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी कह दिया जाएगा बेटा। क्या कह दिया जाएगा? न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। आप इसको फटाफट से देख लीजिए, लगभग 55 मिनट में आपको मैंने चैप्टर जो है करा दिया है। पुष्प से शुरू किया हमने, ठीक है ना, पराग कोष पर थे, उसकी भित्तियां, फिर परागकण,
उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें, फिर जायांग, बीजांड, भ्रूणकोश, परागण, उसके अभिकर्मक, प्रकार उसके, पराग स्त्री के स्तर, संकर्षण, दोहरा निषेचन, भ्रूण, बीज और फल। ठीक है, अब आप एक काम और कर लीजिएगा, फटाफट से इसके 5 साल की पीवाईक्यू लगा लेना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। 5 साल से ज़्यादा पुराने पीवाईक्यू की आवश्यकता नहीं है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।